Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss Consumer Protection Act 2019. तो अब इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की डेफिनेशन और उसकी लिमिटेशन को डिस्कस किया था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं उनको भी हमने देख लिया है। तो अब आगे हम इस एक्ट के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे और डिफरेंस देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बीच में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों एक्ट्स में। जो भी इम्प्रूवमेंट हुई थी CPA 1986 में और वो CPA 2019 ने अब इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया है। तो अब क्या ऐसा डिफरेंस था, कैसे ये अलग है, तो उसको हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट बेसिस है रेगुलेटर कि अब यहाँ पे रेगुलेटर के बेसिस पे कैसे डिफरेंट है दोनों। CPA में ऐसा नो सेपरेट रेगुलेटर था कि वहाँ पर कोई भी ऐसी रेगुलेशंस नहीं थी कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी जो है वो रेगुलेट करेगी किसी भी डिस्प्यूट को अगर वो अराइज होता है तो। लेकिन अब यहाँ पर CPA 2019 में एक बॉडी बनाई गई, यहाँ पर एक रेगुलेटर बनाया गया जिसको हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम CCPA भी बोलते हैं। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो बॉडी है अब ये किस लिए यूज़ होती है, ये रेगुलेट करती है अगर कोई बाय चांस डिस्प्यूट होता है उसके अंदर। इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी अपॉइंट किया जाता है जो डिस्प्यूट के अंदर इन्वेस्टिगेट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो भी ऑर्डर्स पास कर सकती है किसी भी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इसीलिए यहाँ पर CCPA को एक रेगुलेटर की तरह अपॉइंट किया गया, यहाँ पर एक अथॉरिटी बनाई गई। लेकिन ऐसा CPA 1986 में नहीं था, यहाँ पर कोई ऐसी सेपरेट रेगुलेटर जो है अथॉरिटी जो है वो नहीं बनाई गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर CPA 1986 है वो लैक करता था रेगुलेटर के बेसिस पर, लेकिन इसमें इम्प्रूव किया गया। यहाँ पर एक अथॉरिटी फॉर्म की गई, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है कंज्यूमर कोर्ट। अब यहाँ पे CPA 1986 के अंदर कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर्स ऑफिस इज लोकेटेड। अब यहाँ पर CPA 1986 में ऐसा प्रोविज़न था कि यहाँ पर जो कंज्यूमर कोर्ट है, अब जो कंप्लेंट है वो उसी कंज्यूमर कोर्ट में फाइल होगी जो कि सेलर के ऑफिस की लोकेशन पर लोकेटेड है। मतलब मान लेते हैं सेलर की जो लोकेशन है वो दिल्ली है, तो अब दिल्ली के ही कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो कंप्लेंट जो होगी वो फाइल की जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर पहले CPA 1986 एक्ट में होता था। लेकिन अब यहाँ पर जो CPA 2019 में अमेंडमेंट की गई उसमें ये प्रोविज़न था कि यहाँ पर जो कंप्लेंट होगी कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर कंज्यूमर रिसाइड्स और वर्क्स। तो अब यहाँ पर CPA 2019 में क्या हुआ कि यहाँ पर कंप्लेंट फाइल हो सकती थी कंज्यूमर कोर्ट में जो कि कहाँ लोकेटेड है, जहाँ पर कंज्यूमर रह रहा है या फिर वर्क करता है। लेकिन अब यहाँ पर कैन भी है कि यहाँ पर अब जो कंप्लेंट है वो फाइल हो सकती है जहाँ पर कंज्यूमर रहता है या फिर वर्क करता है वहाँ पर भी। तो इसीलिए यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि जो कंप्लेंट होगी वो कहीं पे भी फाइल हो सकती है, या तो सेलर की लोकेशन पर और या तो कंज्यूमर की लोकेशन पर। लेकिन ऐसा प्रोविज़न 1986 में नहीं था। यहाँ पर सिर्फ सेलर का जहाँ पर ऑफिस होगा, जहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है, सिर्फ वहीं उसी लोकेशन के कोर्ट में वहाँ पर कंप्लेंट फाइल हो सकती थी। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है प्रोडक्ट लायबिलिटी। अब यहाँ पर CPA 1986 में नो प्रोविज़न कंज्यूमर कैन अप्रोच सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। अब जो प्रोडक्ट की लायबिलिटी है, मतलब जो भी गुड्स या सर्विसेज की जो लायबिलिटी है वो यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो रिकवर कर सकता है बाय अप्रोचिंग द सिविल कोर्ट। तो उसका जो प्रोडक्ट लायबिलिटी है वो कंज्यूमर कोर्ट जो है वो डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन ऐसा CPA 2019 में नहीं था। यहाँ पर कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस, कि यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट से ही जो कंज्यूमर है वो अपनी कंपनसेशन को सीक कर सकता है कि अब कोर्ट जो है वो उसको कंपनसेट करेगा जो भी उसे हार्म हुआ है प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने के बदले में।
तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा CPA 1986 में नहीं था, यहाँ पर सिर्फ सिविल कोर्ट को ही अप्रोच कर सकता था कंज्यूमर। लेकिन यहाँ पर CPA 2019 में यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट से ही कंपनसेशन को सीक कर सकता है कोई भी कंज्यूमर। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है प्रिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। तो अब यहाँ पे CPA 1986 में जो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि जो रेंज ऑफ मतलब जो अमाउंट होगा उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, और उसी रेंज में अगर आप तीनों स्लैब्स में से किसी में भी लाई करते हैं तो आपको फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोर्ट में ही अप्लाई करना होता है। तो अब वो जो रेंज है वो क्या है तो वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर CPA 1986 में ऐसा था कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसमें जो कंप्लेंट्स हैं वो किस अमाउंट तक के डिस्प्यूट तक आ सकती हैं। तो अब वो रेंज क्या है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा उस पर अप टू 20 लाख रुपीज़। तो मतलब अगर किसी कंज्यूमर का अगर कोई डिस्प्यूट है या उसका लॉस है, अगर वो 20 लाख रुपीज़ तक की रेंज का है, मतलब 20 लाख या उससे कम का है, तो वो किसको अप्रोच करेगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम को। तो वो डायरेक्टली यहाँ पर नेशनल फोरम को अप्रोच नहीं कर सकता। अगर उसका डिस्प्यूट का जो अमाउंट है वो 0 to 20 लाख रुपीज़ तक का है तो फिर उस केस में वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप्लाई करेगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल करेगा अपनी कंप्लेंट। नेक्स्ट है, अगर उसका जो डिस्प्यूट है वो 20 लाख to 1 करोड़ रुपीज़ है, कि अब 20 लाख से तो ऊपर है लेकिन 1 करोड़ से कम का अगर उसका डिस्प्यूट है तो वो स्टेट फोरम में अप्लाई करेगा, स्टेट फोरम में अपनी कंप्लेंट को फाइल करेगा। नेक्स्ट है, अबव 1 करोड़, अगर उसका जो डिस्प्यूट है 1 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है तो उस केस में फिर नेशनल फोरम को अप्रोच कर सकता है वो पर्टिकुलर कंज्यूमर, या फिर वहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो इसीलिए ये डिफरेंट स्लैब्स हैं कि अगर कंज्यूमर का जो डिस्प्यूट है वो इन तीनों स्लैब्स में से जिसमें भी लाई करता है तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोरम में ही अप्लाई कर पाएगा, कंप्लेंट फाइल कर पाएगा। तो अगर 20 लाख या उससे कम है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 20 लाख या 1 करोड़ के बीच का है तो स्टेट फोरम, और अबव 1 करोड़ है तो नेशनल फोरम में वो पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो अप्लाई कर पाएगा। तो ये स्लैब्स तो थे यहाँ पर CPA 1986 के, लेकिन अब इनको भी चेंज किया गया यहाँ पर CPA 2019 के अंदर। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन से स्लैब्स बनाए गए प्रिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप कब अप्लाई करेंगे? अगर आपका जो डिस्प्यूट है वो अप टू 1 करोड़ है। पहले आप ऐसा कब करते थे? और पहले क्या होता था, अगर आपका जो लॉस है वो 20 लाख to 1 करोड़ तक होता था तो आप स्टेट फोरम में अप्लाई करते थे। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपका जो लॉस हुआ है आपको वो 1 करोड़ तक लाई करता है या उससे कम का है तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोरम में पहले अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपका जो डिस्प्यूट है वो 1 करोड़ to 10 करोड़ तक का है तो आप यहाँ पर स्टेट फोरम में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका जो डिस्प्यूट होगा वो अबव 10 करोड़ है, मतलब अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का अगर आपको लॉस हो गया है या उसका डिस्प्यूट होता है तो फिर उस केस में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सीधा नेशनल फोरम के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर स्लैब्स को इतना चेंज किया गया कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो भी थोड़ा लोड जो है वो शेयर कर पाए। यहाँ पर पहले जो स्टेट फोरम के पास केसेस थे वो भी अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोरम को ट्रांसफ़र हो गए कि अब जो 1 करोड़ तक के जो डिस्प्यूट होंगे उनको भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो एड्रेस करेगा। तो इसीलिए ये चेंजेस हुए यहाँ पर CPA 2019 के अंदर प्रिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर ई कॉमर्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि यही मेन लिमिटेशन था यहाँ पर CPA 1986 का कि यहाँ पर ई कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविज़न नहीं था। ये CPA 1986 है वो जो न्यू मार्केट डायनामिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर नो प्रोविज़न अंडर CPA 1986 रिगार्डिंग ई कॉमर्स। लेकिन अब यहाँ पर CPA 2019 में ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स, मतलब अब CPA 2019 में जो भी प्रोविज़न थे डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग या फिर जो भी रूल्स थे जो डायरेक्ट सेलिंग पे अप्लाई होते थे तो वही सारे रूल्स जो हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगे ई कॉमर्स के लिए भी। मतलब जो रूल्स डायरेक्ट सेलिंग पे एप्लीकेबल होते थे पहले वो अब यहाँ पर ई कॉमर्स पे भी एप्लीकेबल होंगे। तो यही चेंज हुआ, इसीलिए यहाँ पर ये जो CPA है वो इसकी लिमिटेशन को ओवरकम कर पाया। नेक्स्ट है मीडिएशन सेल।
तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर सिंगल पॉइंट एक्सेस है आपका जस्टिस के लिए, CPA 1986 में था। लेकिन अब यहाँ पर CPA 2019 में यहाँ पर जो मीडिएशन सेल है वो बनाया गया, कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। मतलब वहाँ पर अगर कोई कंप्लेंट कोर्ट में फाइल की जाती है तो कोर्ट वहाँ पर रेकमेंड करेगा वहाँ पर जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ टू द डिस्प्यूट हैं, उनको कि आप सेटलमेंट कर सकते हैं मीडिएशन के थ्रू। तो ऐसा यहाँ पर सिंगल पॉइंट एक्सेस नहीं, बल्कि यहाँ पर मीडिएशन सेल्स के थ्रू भी यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट होने लग गया अब CPA 2019 के अंदर, कि यहाँ पर कोर्ट जो है वो रेफ़र कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए पार्टीज़ को, मीडिएशन के लिए उनको बोल सकते हैं कि वो मीडिएशन सेल्स को अप्रोच करें और वहाँ पर फिर अपना सेटलमेंट करें। तो यही डिफरेंसेस थे CPA 1986 और CPA 2019 के अंदर, जिससे ये दोनों एक्ट जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं और तभी ये जो CPA 2019 है ये रिप्लेस कर पाया 1986 को। तो ये तो था डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि क्या राइट्स मिलते हैं कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर, जो कि 1986 के अंदर भी थे। तो अब यहाँ पर जो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पर द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब अगर कोई भी हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनसे कोई नुकसान हो सकता है कंज्यूमर को, जो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनसे कोई परेशानी हो सकती है, हार्म हो सकता है किसी भी कंज्यूमर को, तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोटेक्शन जो है वो मिल सकता है कंज्यूमर को। तो ये राइट है कि वो प्रोटेक्शन क्लेम करे, कि उसको कोई भी हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये कंज्यूमर्स का राइट है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये राइट होगा कंज्यूमर का कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है यहाँ पे द राइट टू बी फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, कि अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं अगर कोई कंज्यूमर उनको परचेज करता है तो फिर उस केस में उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी परफॉर्मेंस है या क्वालिटी है उससे यहाँ पर कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना है उनके अगेंस्ट कि ये जो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस है उसकी ऐसी क्वालिटी है और उसकी ऐसी परफॉर्मेंस है। तो इससे यहाँ पर कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए, यहाँ पर कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज कर रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है या उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उन गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट है तो वो सारी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उस कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, वो फुली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए इन सभी के रिस्पेक्ट में। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे द राइट टू फ्री चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि यहाँ पर अब जो कंज्यूमर है वो फ्री है चूज़ करने के लिए कि वो कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से परचेज करना चाहता है अगर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो अगर यहाँ पर कोई ट्रेडर जो है वो फोर्स करता है किसी कंज्यूमर को कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर ये कंज्यूमर का राइट है कि वो चूज़ कर सकता है वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से कि उसको कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो परचेज़ करना है। तो इसीलिए कंज्यूमर के पास ये राइट है, वो फ्री है चूज़ करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को। नेक्स्ट राइट है राइट टू बी हर्ड इन ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो अब जो भी ऐसे डिसीजंस हैं, डिसीजन मेकिंग होती है किसके रिगार्डिंग, रिलेटेड टू कंज्यूमर इंटरेस्ट, तो उसमें कंज्यूमर का राइट टू बी हर्ड है कि उसको भी सुना जाना चाहिए अगर कंज्यूमर के इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो इसीलिए कंज्यूमर के पास वहाँ पर राइट टू बी हर्ड है, कंज्यूमर की भी बात वहाँ पर सुनी जाएगी। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर राइट टू सीक रेड्रेसल व्हेनेवर कंज्यूमर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। तो अगर यहाँ पर कंज्यूमर का कोई राइट जो है अगर वो वायलेट होता है, कोई ट्रेडर अगर ऐसा करता है कि वो किसी कंज्यूमर के राइट को वायलेट करता है, तो फिर उसके अगेंस्ट उस कंज्यूमर के पास ये राइट है, वो फ्री है रेड्रेसल सीक करने के लिए कि उसका जो ग्रीवेंस है उसको रेड्रेस किया जाए, उसकी जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। नेक्स्ट है द राइट टू कंप्लीट कंज्यूमर एजुकेशन। अब यहाँ पर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको एजुकेट किया जाए उसके राइट्स के प्रति और उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रति जो भी वो परचेज कर रहा है मार्केट से,
तो इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट कंज्यूमर एजुकेशन होना चाहिए, कंज्यूमर को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो अब एग्ज़ाम में आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर आपसे इस डिफरेंस में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन से जो डिस्प्यूट होंगे वो किस रेंज तक अप्लाई हो सकते थे पहले और अब कितने होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रिक्यूनरी जुरिसडिक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है याद रखना, ये रेंज याद रखना, और यहाँ पर ये जो राइट्स हैं इनको भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो राइट्स हैं इनको ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेजल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो अब इन 6 राइट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं याद रखना वो ये है कि यहाँ पर ये जो CPA 2019 है इसमें यहाँ पर ई कॉमर्स और मीडिएशन सेल के प्रोविजंस हैं। यहाँ पर ये जो प्रिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है वो चेंज हो गई है, और यहाँ पर प्रोडक्ट लाइबिलिटी है उसके लिए भी यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो कंपनसेशन सीक कर सकता है कंज्यूमर फोरम से ही, और यहाँ पर ये जो कंप्लेंट वाला प्रोविज़न है ये भी, और यहाँ पर CCPA का भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रेड्रेजल सिस्टम है यहाँ पर CPA 2019 के अंदर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।